नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उच्चतम न्यायालय राय देकर विधान बनाता है? क्या उच्चतम न्यायालय राय विधान के संबंध में कोई राय दे सकता है कि ये कानून ऐसा होना चाहिए? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है नहीं। यानी उच्चतम न्यायालय कानून बनाने के संबंध में कोई राय नहीं दे सकता। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अगर उच्चतम न्यायालय कानून की रूपरेखा अगर संसद को देता है कि इसी प्रकार का कानून बनाइए, तो यह संसद के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होगा। यानी विधायिका के कार्यक्षेत्र में यह न्यायपालिका का हस्तक्षेप होगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय राय देकर कोई कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है संसद को। यह विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होगा। इसलिए किसी प्रकार का ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जिसमें उच्चतम न्यायालय राय दे कानून बनाने के संबंध में। तो क्या उच्चतम न्यायालय राय देकर विधान बनाता है? नहीं। इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या का होना अनिवार्य है? नगर पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या का होना अनिवार्य है? तो नगर पंचायत, उसके बाद नगर परिषद, उसके बाद नगर निगम, ये ग्राम पंचायत, ग्राम और नगर के बीच की कड़ी है। अर्थात वो ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो रहा हो, वहां पर नगर पंचायत की व्यवस्था लागू की जाती है। और इसके लिए 10,000 से लेकर 20,000 तक की जनसंख्या की आवश्यकता होती है। अभी बिहार में रिसफल भी किया गया, कई ग्रामीण क्षेत्रों को, पंचायत क्षेत्रों को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। यहां पर 20,000 से अधिक यानी 20,000 से लेकर 3 लाख तक की जनसंख्या, 3 लाख लाख की जनसंख्या, जबकि नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। तो नगर पंचायत के गठन के लिए 10,000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर परिषद के लिए 20,000 से 3 लाख तक जनसंख्या होनी चाहिए।
और नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। इस प्रकार इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद क्या है? अंतरराज्यीय परिषद क्या इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल यानी इंटर काउंसिल बेसिकली अनुच्छेद 263 के तहत इसकी स्थापना की गई। राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। केंद्र और राज्य के बीच इसकी सिफारिश किसने की थी? तो सरकारीय आयोग ने। सरकारीय आयोग ने इस परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी और 1990 में इसकी स्थापना की गई। इस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और परिषद का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है, सॉरी 3 बार। 3 बार इसका अधिवेशन वर्ष में आयोजित किया जाता है। और बेसिकली राज्यों के बीच एक सार्थक समन्वय स्थापित हो सके, इसके लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई 1990 में। 1990 में इसकी स्थापना की गई और इसकी सिफारिश की थी सरकारीय आयोग ने। सरकारीय आयोग की सिफारिश पर ही इस परिषद की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा, भारत में सेवा कर कब अधिरोपित किया गया, यानी सर्विस टैक्स। भारत में व्हेन वाज द सर्विस टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया, यानी भारत में सेवा कर कब अधिरोपित किया गया? दरअसल भारत में सेवा कर 1994 में अधिरोपित किया गया। और ये स्टेट और सेंटर दोनों टैक्स है, यानी ये स्टेट भी ये टैक्स लगाते हैं और सेंटर भी लगाता है। 88वें संविधान संशोधन के जरिए इसको संविधान में भी अंत स्थापित किया गया। अनुच्छेद 268 क में, यानी 88वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थापित किया गया, अंत स्थापित किया गया। अनुच्छेद 268 का ये सेवा कर, प्रश्न ये आता है, कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं कि सेवा कर यानी सर्विस टैक्स कब भारत में लागू किया गया? तो 1994 में। ये जब हम कोई सेवाओं का उपभोग करते हैं तो हमें इसके बदले में कर चुकाना पड़ता है। ये सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, किसी कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।
ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि सेवाएं उपलब्ध कराती, किसी कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन इसका भुगतान, कर का भुगतान सेवा का उपभोग करने वालों को देना पड़ता है। तो ये एक तरह से इसकी प्रकृति अप्रत्यक्ष कर की होती है, ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। कभी प्रश्न ये भी आता है कि सेवा कर क्या है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी लगाया तो किसी और पे जाता है, लेकिन उसका भुगतान किसी और को करना पड़ता है, अर्थात कर का बोझ दूसरों पर स्थानांतरित हो जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जबकि डायरेक्ट टैक्स जो कर जिस पर लगाया जाता है उसका भुगतान भी उसी को करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स, आयकर, आयकर उसी को देना पड़ता है जिस पर आयकर लगाया जाता है, यानी जिसकी आय होती है। ये यहां पर कर का बोझ आप दूसरों पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में कर का बोझ दूसरों पे ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं का ऑल इंडिया सर्विस किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 312। सेवा का सृजन कौन कर सकता है? सृजन कौन कर सकता है? तो सेवा का सृजन राज्यसभा कर सकता है, एक्सक्लूसिव राइट है राज्यसभा के पास, राज्यसभा कर सकता है। कितनी सेवाएं हैं? 3, IAS, IPS और तीसरा IFES यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सेवाओं का जो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए कार्य करते हैं। ये ऑल इंडिया सर्विस, इसमें 3 सेवाओं को शामिल किया गया है, IAS, IPS और IFES। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 312 में इसका प्रावधान किया गया है। 3 सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFES। ये स्टेट और सेंटर दोनों के लिए कार्य करती हैं, जबकि सेंट्रल सर्विस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, स्टेट सर्विस होल्डर सिर्फ स्टेट के लिए काम करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस स्टेट और सेंटर दोनों के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? तो अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए विशेष सुविधा दी गई है। हिंदी के विकास के लिए प्रावधान है। हिंदी के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में यह हमारी राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और ये राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भी प्रश्न आता है कि
राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 351 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव नहीं जीव है ये, जीव, ये जीव नहीं, सॉरी यहां पे गलत प्रिंट हो गया है, ये जीव है, जीव, टंग। यानी जीभ पर कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी टेस्ट। दरअसल जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स, जिससे हमें स्वाद के बारे में जानकारी मिलती है। स्वाद, हम ये 4 वर्ड्स हैं जो कि स्वाद को आइडेंटिफाई करती हैं, और वही स्वाद हमें महसूस होता है। तो इसमें 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। कल के वर्कशॉप में मैंने दांतों के बारे में बताया था, और आज ये जीभ, जिसमें 4 प्रकार के स्वाद लेने की क्षमता होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वसन में कैसी ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी ब्रीदिंग, बीटिंग। श्वसन में यानी रिस्पायरेशन में, जब हम सांस लेते हैं और उसके जरिए जब भोजन का उपयोग, शरीर के द्वारा किया जाता है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा का उपयोग होता है? इसमें रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी भोजन रसायन के रूप में होता है और शरीर उसका उपयोग करता है। तो फिर रासायनिक ऊर्जा को वो स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है, उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करता है, जिसका वो उपयोग करता है। तो रासायनिक ऊर्जा का श्वसन में कौन सी ऊर्जा का उपयोग होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा रक्त का कितना भाग बनाता है? प्लाज्मा रक्त का कितना भाग बनाता है? लगभग 60% ये प्लाज्मा होता है, और 40% में रक्त कणिकाएं होती हैं। इस प्रकार अगर देखें तो प्लाज्मा लगभग 60%, यानी ब्लड का अधिकांश हिस्सा प्लाज्मा होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो प्रतिरक्षण की जिम्मेदारी होती है, जबकि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का काम, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को सेल तक ले जाना।
ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और जब उसके साथ ऑक्सीजन ये CO2 मिलता है तो अनऑक्सी ये हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे वो शरीर से बाहर निकालता है। तो हीमोग्लोबिन की एक मुख्य भूमिका होती है ऑक्सीजन कैरी करने की, और ये सब खून का हिस्सा यानी रक्त का हिस्सा होता है। तो प्लाज्मा हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा होता है। आज का वर्कशॉप का ये अंतिम प्रश्न था। आज का वर्कशॉप अब ओवर होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।